प्रिय साथियों, आज हम एक खास लघु पत्रिका के बारे में बात करेंगे। ये इस दौर की ऐसी खास पत्रिका है, लघु पत्रिका है। साहित्य में बहुतेरी पत्रिकाएं हैं जिन्हें लघु पत्रिका कहते हैं। एक लंबे समय तक चलती रही पत्रिका का नाम है हंस। राजेंद्र यादव के सानिध्य में 25 साल तक चलती रही। इसके बाद एक युवा बनास जन निकालते रहे। मेरे सामने ये पत्रिका उपन्यासों का समय के नाम से आती है और मैं इसे देख करके बेहद प्रभावित हुआ। चूंकि मैं उपन्यास का पाठक रहा हूं, इस अर्थ में मुझे ये विशेषांक कई अर्थों में महत्वपूर्ण लगा। इस अंक को पढ़ने के बाद कई सवाल उठते हैं और कई सवालों के जवाब मिलते हैं। सबसे पहले पाठकों को जानना होता है, जो उपन्यास के पाठक है या बनने जा रहे हैं, कि उपन्यास क्या है, क्या होता है उपन्यास में। कहानी और उपन्यास जिसकी जिसके तत्व समान होते हैं, बहुत बड़ा फर्क जो साफ दिखाई देता है विस्तार का, आकार का। इसके अलावा भी बहुत से तात्विक अंतर हो सकते हैं, लेकिन ये अंतर सभी पाठक को महसूस होता है। लेकिन किसी भी समाज को गहराई से पहचानने में कहानी सक्षम नहीं है। उपन्यास हो सकता है, और उपन्यास में सवाल दर सवाल हुआ करते हैं। किसी एक समाज को पूरी तरह से गंभीरता के साथ पाठक के सामने रखता है ये लघु पत्रिका, जिसमें पाठक उपन्यासों के बारे में ठीक से परिचित हो सकता है। और उपन्यास के भी यहाँ कई रूप दिखाई देते हैं। ये ऐसी लघु पत्रिका है जो कई विशेषांक ला चुकी है, साहित्य के कई रूपों पर काम किया है। मैं यहाँ उपन्यास पर बात करना चाहूँगा, जो इसके 2 अंकों में उपन्यास को समग्र रूप से देखा गया है। इस लघु पत्रिका का इस अर्थ में आज के दौर में बड़ा महत्व है कि पाठकों को यह साहित्यिक खुराक बराबर दे रही है। यहाँ पाठक के भी विविध रूप हो सकते हैं। जिस तरह से साहित्य के विविध विषय हो सकते हैं, यहाँ पाठक देख सकते हैं कि समीक्षक समीक्षा कैसे करता है और शोधार्थी समीक्षा किस तरह से करता है। यहाँ जब इस अंक को पाठक देखता है पलटकर, तो उसे यह अंतर भी साफ नजर आएगा। उपन्यास की प्रकृति कैसी है, तो इसका जवाब हो सकता है कि उपन्यास की प्रकृति में लोकतांत्रिकता पाई जाती है। उपन्यास आज का महाकाव्य कहलाता है। इससे भी ज्यादा ये शब्द महत्व रखता है कि ये एक ऐसी विधा है जो लोकतंत्र को समझने में मदद कर सकती है। गरीब गुरबा भी लोकतंत्र में सिर उठा करके चल सकते हैं। इसी तरह से साहित्य की ये विधा उन गरीब हाशिए पर पड़े पात्रों को नायक बनता हुआ देखा जा सकता है। उपन्यास का समाज शास्त्र क्या हो सकता है, ये एक अध्ययन का विषय है। उसकी प्रवृत्तियां क्या है। साहित्य में उपन्यास की खास भूमिका रही है। आज भले ही समय का अभाव है, इसके बावजूद कुछ पाठक ऐसे होते हैं जो उपन्यास को पढ़ना पसंद करते हैं, बरअक्स कविता के या अन्य विधाओं के या निबंधों के। बनास जन की पत्रिका के संपादक पल्लव युवा साहित्यकार, संपादक, समीक्षक और साहित्यकार है।
इस पत्रिका का 54वां अंक अप्रैल 2024 में आता है, जिसमें 16 उपन्यास पाठक को दिखाई देंगे। और हम यहां देख सकते हैं कि इस पूरे अंक को पढ़ने के बाद अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो न केवल शहर दिखाई देंगे, गांव के भी दर्शन होंगे, यहां तक कि जंगल में रहने वाले आदिवासी भी दिखाई देंगे। चरित्र की दृष्टि से देखें तो मध्य वर्गीय से लेकर के किसान पात्र या हाशिए पर जीने वाले दलित व आदिवासी यहाँ हमें दृष्टिगोचर होंगे। उपन्यास की समीक्षाएं, आलोचना और उपन्यास का सारांश, जिससे पाठक ये अंदाजा लगा सके कि इस उपन्यास के अंदर क्या है, और अगर उसकी रुचि के अनुसार लगता है तो वो उपन्यास को खरीद करके मंगवा सकता है। और गंभीर पाठक इन समीक्षाओं को पढ़ करके समीक्षा के मानदंडों से रूबरू हो सकता है, और एक दिन वो पाठक समीक्षक भी हो सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस लघु पत्रिका में, इस अंक में जो 16 उपन्यास है, उन उपन्यासों के शीर्षक से हम परिचय प्राप्त कर लें। लपू जन्ना अशोक पांडे का, नदी रंग जैसी लड़की SR हरनोट, राम भक्त रंगबाज राकेश कायस्थ, खेला नीलाक्षी सिंह, स्वांग ज्ञान चतुर्वेदी, चाकरी चतुरंग दाता पीर, अल्फा बीटा गामा महासमर की सांझ, माटी माटी अरकाटी अश्विनी कुमार पंकज। लपू जन्ना एक ऐसा उपन्यास है, आप देख रहे हैं कि उपन्यास का मुखपृष्ठ कुछ इस तरह का है, जिसमें 4 युवा बच्चे दौड़ते हुए खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि लपू जन्ना जब पाठक इससे गुजरता है तो एक तरह से बचपन को पुनः जीने का अनुभव उसे मिलता है। बाल मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। ठीक इसी तरह से नदी रंग जैसी लड़की, इस उपन्यास में कुछ काल्पनिकता इस कदर है कि नदी और नदी के रंग जैसी लड़की, जो फ्रॉक उसने पहन रखी है, पानी का रंग जैसा वस्त्र उसके यहाँ है, वो लड़की किस तरह से साकार होती है पाठक के सामने। एक नदी का महत्व और उस लड़की पात्र को यहाँ हम देख सकते हैं। ख्वाहिशों के पहाड़ में सूखती संवेदना की नदी। हम कुछ तथ्य इस उपन्यास में, जैसे नदी और मां कभी नहीं मरती, लेकिन हकीकत यह है कि वो जमाना था कभी कि मां का इतना महत्व था कि जीते जी लोग मां को कभी उस निगाह से नहीं देखते थे कि घर से बाहर का रास्ता दिखा दे। आज मां वृद्धाश्रम में रह रही है, आज नदियां सूख रही है, और यहां कहा जा रहा है नदी और मां कभी नहीं मरती, वो स्मृति में बराबर जिंदा रहती है। लेकिन वो जमाना जब नदियां सूख रही है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, और नदी या अपनी सीमाएं लांग रही है, मां के साथ कुछ वैसा ही जैसा नदी के साथ हो रहा है। और उपन्यास से गुजरने पर पाठक जब समीक्षा को पढ़ रहा होता है कि सभ्यताएं पलती है, उसकी गोद में समा जाती है। बेशक आपने देखा होगा कि अधिकांश गांव शहर नदियों के किनारे बसते हैं। जब पानी तालाब से मिलेगा या कुओं से मिलेगा, और कुएं खोदना, तालाब खोदना
सबसे महंगा काम था। इसलिए सदा बहने वाली नदियों के किनारे ही गांव बसा करते थे। ज्यो ज्यो सभ्यताएं आगे बढ़ती गई, गांव नदियों से दूर, जब डैम बने, डैमों से नहरें निकली और गांव हर जगह पहुंचने लगे। इस तरह से सभ्यताएं पलती है उसकी गोद में और एक दिन उसी में समा जाती है। नदी का जीवन कंकड़, पत्थरों, पहाड़ों, मैदानों को समाये है। नदी हमें जीवन का दर्शन कराती है। जिस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव है, कंकड़ पत्थर है, पहाड़ है, मैदान है, ठीक इसी तरह से नदी जैसे गुजरती है पहाड़ से, जंगल से और मैदानों में बहती हुई समा जाती है वो समंदर में, ठीक इसी तरह से आदमी पैदा होता है, जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि नदी और वो लड़की जो इसमें पात्र या नायिका बनाई गई है, लड़की नदी का रूप होती है। रचना में अन्य पात्र ठीक है, सुनमा और नदी, नदी भी एक पात्र की तरह यहां दिखाई देती है। दूसरा उपन्यास है खेला, जिसमें बताया गया है कि चर्च, जिसका धार्मिक दृष्टि से महत्व रहा है, लेकिन चर्च का प्रभुत्व गया, धर्म का खेल और उसका विध्वंस सामने है। यानी कोई भी धर्म, चर्च का प्रभुत्व तभी तक रहता है जब तक धर्म अंधविश्वास के रूप में लोगों में जगह बनाए रखता है। एक चर्चित रचनाकार है ज्ञान चतुर्वेदी, उनका उपन्यास है स्वांग। आप व्यंग्यकार रहे, व्यंग भी लिखते हैं और आपके उपन्यासों में व्यंग की झलक देखी जा सकती है। मैंने आपके वो उपन्यास स्वांग नहीं, पागलखाना और अस्पताल का एक दिन, यानी नरक की यात्रा नाम से पढ़ा और मैं दंग रह गया कि किस तरह से सुबह से शाम होती है और उपन्यास शुरू होता है सुबह और अंत होता है शाम को। ये कहने का मतलब महज 12 घंटे में एक उपन्यास की पटकथा आपने लिखी। इसी तरह से स्वांग उपन्यास में देखा जा सकता है कि आप उनकी भाषा देखिए, जिसमें व्यंग किस तरह से मारक होता है। कहां तक गिरेंगे हम, व्यवस्था के सुराख से ही निकल रहा है कि अपराधी भयमुक्त है, निरपराधी डरा हुआ है। ये हम अपने आजू बाजू में देख सकते हैं। गरीब को गरीब जैसा रहना है। कल की सोचने बैठ जाएं तो घबराहट से आज ही मर जाएं। कितना मारक सत्य है उनके लिए जो आम जन है, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग है। इसी तरह से एक उपन्यास है चाकरी चतुरंग दाता पीर। और हम अगर हर उपन्यास पे यहाँ बात नहीं कर सकते, कुछ उपन्यास जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। किसान जीवन पर यहाँ दो रचनाएं सामने आती है। शहर से 10 किलोमीटर, नीलेश रघुवंशी का ये उपन्यास है। शहर से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर पर सांस लेते जीवन का विस्तार से वृतांत है। और दूसरा उपन्यास है ढलती सांझ का सूरज। ये कह सकते हैं वेदना की पराकाष्ठा में उम्मीद का सूरज है। यानी उन किसानों की वेदनाएं यहाँ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब साल भर किसान दिल्ली की सरहद पर भूखे नंगे हड़ताल करते रहे, डेरा डाले पड़े रहे, कई मर गए, लेकिन सत्ता के कानों तक चूं नहीं रेंगती है। इसी पर एक उपन्यास सामने आता है और ये उपन्यास नीलेश रघुवंशी का महज शहर से 10 किलोमीटर दूर वो गांव में रहने वाले
किस तरह से रहते हैं, नहीं समझ पाते शहर वाले कि शहर से 10 किलोमीटर पर सांस लेते जीवन की धड़कन, और इसको महसूस करते हैं। इस वृत्तांत को राम विनय शर्मा बखूबी कलम के धनी है। उन्होंने जिस तरह से इस उपन्यास पर कलम चलाई है, ये पहला लेख है इस लघु पत्रिका का जो लगभग 10 पेज तक चलता है। शीर्षक ही मायना रखता है कि किस तरह से व्याख्यायित करता है। शहर और गांव में एक तरह से तुलना की जा सकती है, तुलना जबकि संभव नहीं है। शहर जहाँ सुविधाओं का अंबार है, गांव जहाँ असुविधाएं, संसाधनहीनता है, और किस तरह से गरीब गुरबा और किसान वहां मर मर के जीते हैं। यूं कहा जा सकता है कि बदलते सरोकारों का वो रूप यहां दिखाई देता है। और एक ऐसी लड़की, एक ऐसी नायिका जो साइकिल चलाती है, साइकिल पर सवार होती है, यूं कहें कि साइकिल वाली लड़की। और इसका वर्णन चित्रण जिस तरह से किया गया है, वो समीक्षक ने भी बड़ी गंभीरता के साथ इस पात्र को जीवंत पाठक के सामने रख दिया है। साइकिल वाली लड़की शहर से निकलती है, शहर तक आती है, गांव को जोड़ती है, और हर लोग उसे किस तरह से मिलती है, बात करती है। उसकी अम्मा और दद्दू, दद्दू किसान का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक कुछ वैसे ही जैसे होरी किसान का प्रतिनिधिक पात्र है। गांव में किसान जीवन का चित्रण दद्दू के माध्यम से होता है। आप ये देख सकते हैं चंद शब्दों में, कुछ वाक्यों में। किसान कष्ट से भरा है, ठंड से बचने के लिए आग नहीं, तापने से कहीं वे निकम्मे न बन जाए। ये दद्दू के शब्द है कि बेशक ठंड लग रही है, ठंड का सीजन है, लेकिन अगर तापेंगे, तापने से बेशक गर्मी तो आएगी, लेकिन किसान को ठंड में भी खेत पर खड़े होना पड़ता है, इसलिए उसका शरीर कहीं उस आदत का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो ठंड से बचने के लिए आग को तापना भी निकम्मा बन जाने का डर उन्हें सताता है। इस तरह से खेतों के बीच किसान की उपस्थिति कुछ वैसे ही है जैसे युद्ध क्षेत्र में खड़े अकेले सैनिक जैसी है। ये शब्द मायने रखते हैं और किसान जीवन को हमारे सामने, पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। वह जीवन से प्यार करता है। किसान जमीन, फसल और जानवर के अलावा और दूसरा विकल्प किसान के सामने नहीं होता। जमीन उसकी जिससे वो प्रेम करता है, जिस पर फसल होती है, वो फसल आश्रित है मानसून पर, बदलते मौसम पर। जानवर होते हैं जिनको पाल करके वो दूध, दही, घी इनके माध्यम से कुछ अतिरिक्त कमा सकता है। इनके अलावा उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसकी त्रासदी तब सामने आती है कि एक किसान जिसके पास घर नहीं, वो पेड़ पर ही घर बना लेता है। इससे बड़ा सच, कड़वा सच और क्या हो सकता है। विकास की समूची प्रक्रिया में खुरदरे हाथों को पाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो विकास विकास के नारे लगाए जा रहे हैं, उस किसान के खुरदरे हाथों में क्या मिलता है, उसको पाने के लिए उसके खुरदरेपन में थोड़ी भी चिकनाहट नहीं आती। विकास उनके लिए जो उच्च मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, नेता है, सत्ता से चिपके हैं, दलाल है, ऐसा तबका जो सारे विकास को, उसकी क्रीम को चट कर जाता है, और गरीब किसानों को कुछ नहीं मिला करता। किसान जीवन को हम देख सकते हैं कि किसान मंडी में फसल पहुंचाता है, मंडी
में फसल बेचने के बाद जो कुछ मिलता है वो कचहरी में, झगड़ों में, न्यायालयों में, वकीलों के पास पहुंच जाता है। बहुत सारे किसान झगड़ों में फंसे होते हैं। किसान जीवन है जो उसका निष्कर्ष मेहनत का मंडी तक पहुंचता है, और मंडी में पूरी कीमत मिली ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए पिछले साल साल भर तक किसान अपनी जिन्स की पूरी कीमत मांगने के लिए कि जितनी लागत किसान लगाता है वो उसे मिलनी चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। और वो किसान जो आपसी झगड़ों में, कचहरी में बचे कुचे को बर्बाद कर देते हैं। और कुछ बचता है तो आसपास मंडराते एक गिद्ध, जो कई रूपों में सर्विस पैसा, सर्विस करने वाले नौकरी पेशा, वो हर काम के लिए उनसे घूस मांगेगा। नहीं मिलती घूस तब तक नहीं होता काम। वकील जब तक नहीं मिलेगा पैसा, वो झूठ को सच करता रहेगा। वो किसान मंडी में भी लुटता है, कचहरी में भी लुटता है। वो बचे कुचे जो है, वो गिद्ध जो आसपास शहरों से वहां तक पहुंच रहे हैं, वो उसे नोच नोच करके खा जाते हैं। ये शब्द जो आया है, तीनों शब्द बहुत ही मारक है। उपन्यास के पात्र सपना नहीं देख पाते। कारण, क्योंकि सपना वो देख सकते हैं जो उसे पा सकते हैं या पाने की कोई उम्मीद नहीं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं बच पाता कि वो आराम से बैठ करके खा सके। फलतः उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। ये समीक्षक उपन्यास समीक्षा का एक उदाहरण है। जब हम इस पत्रिका को पढ़ते हुए इस समीक्षा से गुजरते हैं। दूसरा उपन्यास है जिसकी के चर्चा मैंने की थी, मधु कांकरिया का ढलती सांझ का सूरज। और ये उपन्यास इसलिए रोचक हो सकता है, पठनीय हो सकता है, और सभी के द्वारा पढ़ा इसलिए जाना चाहिए कि जिन किसानों को लेकर के हम साल भर अखबारों में पढ़ते रहे, नेताओं से जो टक्कर लेते रहे, और अंततः सत्ता को झुकना पड़ा, वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। नहीं तो सत्ता कहती रही कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं। उसी जंक्चर में, उसी घटना पर आधारित है मधु कांकरिया का ये समसामयिक समकालीन उपन्यास ढलती सांझ का सूरज। इसके लिए समीक्षक ने शीर्षक दिया है, वेदना की पराकाष्ठा में उम्मीद का सूरज। हालांकि इसमें शक होता है, और अगर ये कह सकते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, शायद किसान में कुछ उम्मीद ही है, वरना आत्महत्या कर चुके होते। जो उम्मीद खो चुके हैं वो आत्महत्या कर चुके होते हैं। किसान जीवन की त्रासदी का कारण है, बाजार उसे बराबर ठगता है। और ये उपन्यास की पृष्ठभूमि, जब मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, सूखा पड़ता है, खाद लेने में और बीज खरीदने में, और जब ये लागत भी नहीं निकलती, तो किसान किस तरह से बर्बाद होते हैं। बाजार लगातार आबाद हो रहा है और किसान बर्बाद हो रहे हैं। उपन्यास में स्विट्जरलैंड के किसानों से तुलना की गई है। और यही नहीं, महिलाओं की स्थिति क्या और कैसी है, ये भी उपन्यास में दिखाया गया है। क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था किसानों का, तो वहां महिलाएं भी थी और महिलाओं ने आवाज उठाई थी। और बराबर ये कहा गया था कि पुरुष, यानी सामंती सोच का ये भारत, जहां किसान के नाम पर पुरुष का नाम होता है, जमीन पर महिलाओं का नहीं। ये सवाल उस आंदोलन में सबके सामने उभर करके आता है। भाषा देखिए कि उपन्यास में किस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां गंदगी, जिंदगी साथ साथ चलती है। आगे हम बढ़ते हैं तो पता चलता है कि दो रचनाएं जो आदिवासी समुदाय पर आधारित उपन्यासों पर है, महासमर की सांझ, माटी माटी अरकाटी।
चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ सभी तरह के उपन्यास शामिल करने का प्रयास किया गया है। आदिवासी समुदाय पर जो रचना है महासमर की सांझ, इससे 1857 के 2 साल बाद जो घटना घटी 1859 में, जो संघर्ष किया गया आदिवासियों के द्वारा, वो उभर करके आता है। पलामू में हारी हुई लड़ाई लड़ी जाती है। असल आज़ादी के नायक वो नहीं है जो 1857 और उसके बाद गांधी जी के साथ लड़ रहे होते हैं, गरम दल उदारवादी और गांधी जी के साथ। इसके अलावा हाशिए पर जीने वाले, जंगल में रहने वाले, प्रकृति के साथ जीने वाले असल आज़ादी के नायक रहे हैं। हम अक्सर 1857 को याद करते हैं और इसके वर्षों बाद जब देश को आज़ादी मिलती है तो ऐसे जो इतिहास में दर्ज होते हैं वो नायक कहे गए। लेकिन इन उपन्यासों में इसलिए सवाल ऐसे कि जो अब तक सामने नहीं आ सके, ऐसे नायक जो अब तक सामने इसलिए नहीं आ सके कि लेखक उन्हें नहीं मिल सके, ऐसे भी लेखक जो आज हाशिए पर पड़े हुए इन उन नायकों को आज जीवंत रूप में सामने ला रहे हैं। असल आज़ादी के नायक के दर्शन होते हैं। मैक्लूस्की का रॉबर्ट, पलामू के दुस्साहसियों, कहने का आशय ये कि दूसरा एक उपन्यास जो मैक्लूस्की गंज लिखा गया वो एग्लो इंडियन पर आधारित रहा। उसमें रॉबर्ट नाम का एक पात्र होता है और वो पात्र आदिवासी नायकों से कितना घबराया हुआ, डरा हुआ है। इस उपन्यास में महासमर की सांझ में पलामू के दुस्साहसियों से वो डर जाता है और ये शब्द निकल के आता है, रियल डेयर डेविल्स। इनके बारे में इतिहास लगभग चुप है, इतिहास में दर्ज नहीं होते। वो नायक अब उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। इसी तरह का दूसरा उपन्यास है माटी माटी अरकाटी, अश्विनी कुमार पंकज का। ये भारतीय आदिवासियों पर नहीं बल्कि विस्थापित होकर के दूसरे देशों में चले गए हैं। इस उपन्यास पर जब समीक्षा करते हुए अरविंद कुमार साहा लिखते हैं, विस्थापन की अनकही दास्तान। यहां उपन्यास में धूर्त अरकाटी दलाल आदिवासियों को दूसरे देशों में जाकर के बेच डालते हैं। इस तरह से भोजपुरी दुनिया से गायब होना कह सकते हैं। मॉरिशस में ले जाए गए हिल कुलियों की महागाथा, शोषण गाथा है। एक ही मजदूरी में आप ये वाक्य देखिए कि कितना त्रासदपूर्ण जीवन होता है उनका, जो अपने देश से दूसरे देश में ले जाए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। उनके लिए अपने देश वापस आना नामुमकिन हो जाता है। एक ही मजदूरी, मजदूरी एक दी जाएगी, काम डबल लिए जाएंगे। और डबल काम भी किस तरह के, दिन में खेत पर हाड़ तोड़ काम करना होगा और रात में बेड पर कीमत वसूल की जाएगी। यानी एक ही मजदूरी में डबल काम लेने वाले वो दलाल और वो जो उनका शोषण करते हैं, वो अत्याचारी राक्षस लोग जिनमें मानवीयता दूर दूर तक नहीं होती। हम इस लघु पत्रिका में समीक्षा देखते हैं, समीक्षक को समीक्षा करते हुए पाते हैं। यूं कह सकते हैं कि उपन्यास पर गंभीर चर्चा का ये मंच है। उपन्यास समीक्षा के मापदंड बनते हुए दिखाई देते हैं और पाठक ये महसूस कर सकता है कि लगातार उपन्यास की समालोचना करने वाले आलोचक और शोधार्थी किस तरह से समीक्षा करते हैं। बनास जन का योगदान इस अर्थ में महत्वपूर्ण साबित होता है। बनास जन के उपन्यास अंक 54 और 13 सामने आते हैं। वो पाठक जो उपन्यासों पर काम कर रहे हैं, शोधार्थी, इन दोनों अंक को प्राप्त करके अपने आने वाली समस्याओं से बहुत हद तक समाधान पा सकते हैं।
इसमें 13वें में कुल 8 समीक्षक है और पहला लेख 37 पेजी है और इसमें 6 उपन्यास की समीक्षा की गई है। और हम कह सकते हैं कि दोनों अंक के समीक्षक है राम विनय शर्मा। मैं राम विनय शर्मा को सलाम करता हूं। इनसे मैं 2.5 दशक पहले जेएनयू में मिला था। हमारे वरिष्ठ साथी रहे, शोधार्थी रहे। आज ये लगातार अध्ययनरत है और इनकी अध्ययन की ये मिसाल है कि इन्होंने पहला लेख बनास जन का लिखा और दूसरे अंक में भी आप 6 उपन्यासों को समायोजित करते हुए अपनी उस पेनीधार को समीक्षा करते हुए समीक्षक की एक जो मापदंड हो सकते हैं आप उसमें खरे उतरते हैं। इस तरह से भाई राम विनय को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बेहतरीन समीक्षा का नमूना पेश किया है। साथियों, आप देखते रहें, आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।